डिस्कस करने जा रहे हैं ये सीबीएसई सिलेबस पर बेस्ड है और हमने रेफरेंस लिया है एनसीईआरटी बुक का। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट के जितने भी कंटेंट्स हैं वो हमने अपने शुरू के 3 वीडियोस में तकरीबन कंप्लीट कर लिए हैं। आखिरी के जो 4 हमारे कंटेंट्स बचे हैं वो हम इस चौथे वीडियो में कवर करके इस चैप्टर को आज हम क्लोज करेंगे। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का जो सेक्शन 4 है उसमें जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेशन, द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड मैनेजमेंट इन द 21st सेंचुरी। ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ कंसंट्रेट करेंगे। तो आपका जो पॉइंट हम सबसे पहले इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो है चैप्टर 1 का फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है क्या? अभी तक जो मैनेजमेंट के बारे में हमने पढ़ा कि मैनेजमेंट एक सिस्टम है, मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, तो वो फंक्शन कैसे करती है, उसका फंक्शन क्या होता है। उसके फंक्शन में जो है उसमें सबसे पहला आपका प्लानिंग आता है, फिर ऑर्गेनाइजिंग आता है, फिर स्टाफ आता है, स्टाफिंग आता है, डायरेक्टिंग आता है एंड कंट्रोलिंग आता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि प्लानिंग एक वो प्रोसेस है, एक वो सिस्टम है जिसमें मैनेजमेंट क्या करता है कि काम शुरू करने से पहले ही एक प्रायर प्लानिंग करता है। एक प्रायर प्लानिंग का मतलब जो आपके गोल्स हैं वो गोल्स की सेटिंग करता है कि हमें ये काम करना है तो ये काम क्यों करना है, ये काम हमें किस लिए करना है। तो जो सेटिंग ऑफ गोल्स इन एडवांस है उसको हम कहते हैं प्लानिंग। कोई किसी भी काम को शुरू करने से पहले, किसी भी चीज़ को शुरू करने से पहले, किसी भी सिस्टम को शुरू करने से पहले हम पहले एक प्लानिंग करते हैं। तो प्लानिंग का मतलब क्या हुआ? जैसा हमने बोला अभी, सेटिंग गोल्स इन एडवांस। इन एडवांस में जो हम अपने गोल्स, अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करते हैं वो हमारी प्लानिंग का हिस्सा होती है। तो प्लानिंग करने का मतलब ये नहीं है कि हम जो भी हमारे कोई अगर प्रॉब्लम आने वाली है या कोई लॉसेस होने वाले हैं या कोई दिक्कत परेशानी आने वाली है तो उससे हम बच सकते हैं। नहीं, प्लानिंग हम इसलिए करते हैं कि इन केस सपोज अगर हमें अपने काम को एक्सिक्यूट करने में, अपने डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने में कोई अगर प्रॉब्लम आती है, कोई परेशानी आती है तो हम उससे फाइट कर सकें, उससे बाहर निकल सकें, उससे अपने आप को बाहर निकाल सकें। तो प्रायर हमारी जो प्लानिंग है वो करना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि प्लानिंग से ही हम अपने आप को तैयार करते हैं। एक मैनेजमेंट सिस्टम अपने आप को तैयार करता है कि हाँ, हमको ये काम करना है, ऐसे ऐसे करना है, और इन केस अगर ये दिक्कत आती है तो इस दिक्कतों को ऐसे ऐसे करके शॉर्ट आउट करना है। सेकेंड फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट जो है वो है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब ये होता है कि एक बार आपने प्लान कर लिया कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, किस तरीके से करना है, फिर आप उस प्लान को एक्सिक्यूट करना शुरू करते हैं। तो उसमें सबसे पहले एग्जीक्यूशन का प्रोसेस क्या होता है? आपको ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, काम को आपको डिवाइड करना पड़ता है। और डिवाइड करने के बाद आप क्या करते हैं कि आप ड्यूटीज़ को असाइन करते हैं कि कौन कौन आदमी क्या क्या काम करने वाला है, कौन सा डिपार्टमेंट क्या काम करने वाला है। हर डिपार्टमेंट को उसके काम बताए जाते हैं एक सर्टेन ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए। एचआर डिपार्टमेंट को बताया जाता है कि आपको क्या क्या करना है, फाइनेंस डिपार्टमेंट को बताया जाता है आपको क्या क्या करना है, एचआर डिपार्टमेंट को बताया जाता है कि आपको क्या क्या करना है, किस तरीके से करना है। सेल्स एंड मार्केटिंग वालों को समझाया जाता है कि आपको मार्केट में किस तरीके से एक्टिवेट होना है, किस तरीके से अपनी स्ट्रेटजीज़ को तैयार करना है, किस तरीके से प्रोडक्ट को मार्केट करना है। तो ये सब का सब एक ऑर्गेनाइजिंग का पार्ट होता है, जहाँ पर हम जो भी आपके वो हैं, जो भी आपके लोग हैं, जो भी आपके डिपार्टमेंट्स हैं, उनको उनका काम बताया जाता है, उनको एक अथॉरिटी दी जाती है कि आपके पास ये अथॉरिटी है, ये काम आपको ऐसे ऐसे करके आपको कंप्लीट करना है। इसके अलावा इस ऑर्गेनाइजिंग का ही एक पार्ट होता है थ्रू प्रोवाइडिंग द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज टू द डिपार्टमेंट्स, टू द पीपल। अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट को अगर हमने बताया आपको ये काम ऐसे ऐसे करना है, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट को एलोकेशन ऑफ फंड है, उसको उस काम को कंप्लीट करने के लिए रिक्वायर्ड फंड्स की ज़रूरत पड़ेगी, उसको वो मैनेजमेंट को एलोकेट करना है। अगर सेल्स एंड मैनेजमेंट वाले हैं उनको अगर आपने
काम बताया है कि कैसे कैसे आपको प्रोडक्ट को मार्केट में रखना है। तो उसके लिए जो भी उनको टेक्नोलॉजी चाहिए वो टेक्नोलॉजी आप प्रोवाइड करते हैं, जो जो गाइडेंस चाहिए वो गाइडेंस आप प्रोवाइड करते हैं, जो जो रिसोर्सेज उनको ज़रूरत है वो रिसोर्सेज आप उनको देते हैं। इस तरीके से आप चीज़ों को मैनेज करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। यानी कि आप एक तरीके से काम को जो हमने प्लान कर लिया उस प्लान को अब आपको डिपार्टमेंट्स और लोगों में असाइन करना होता है कि कौन कौन लोग कौन कौन से डिपार्टमेंट क्या क्या काम करेंगे। उस काम को करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए वो चीज़ें उनको प्रोवाइड कराई जाती हैं। फिर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का तीसरी ड्यूटी बनती है स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब होता है कि कौन सा काम किसने करना है, कौन सा आदमी क्या काम करेगा, यानी कि कौन सा आदमी के पास कौन सा टैलेंट है, कौन सा एक्सपीरियंस है, कौन सी उसकी एजुकेशन है, किस चीज़ में उसकी एक्सपर्टाइज है। तो उसको हम स्टाफिंग कहते हैं। यानी कि राइट पर्सन एट अ राइट जॉब, और राइट पर्सन एट अ राइट वर्क। एक इंजीनियर है तो आप उसको इंजीनियरिंग का काम देंगे, एक सेल्स और मार्केटिंग का बंदा है तो उसको आप सेल्स एंड मार्केटिंग के डिपार्टमेंट में डिप्यूट करेंगे। एक बंदा अगर आपका डेटा एंट्री करता है तो आप उसको एडमिनिस्ट्रेशन में रखेंगे। तो सही आदमी को सही जगह पे डिप्यूट करना स्टाफिंग कहते हैं। स्टाफिंग में हर डिपार्टमेंट अपनी अपनी रिक्वायरमेंट बताता है कि हमको इतने इतने लोग चाहिए, इस क्वालिफिकेशन के लोग चाहिए, इस एक्सपीरियंस के लोग चाहिए। तो ये जो ऑर्गेनाइजिंग में ये जो काम आया होता है उसकी हम स्टाफिंग जो टेक्नोलॉजी है उसके अंतर्गत करते हैं। यानी कि सही आदमी को सही जगह पर हमें लगाना होता है। ये मैनेजमेंट की एक अपने आप में बहुत ही प्राइम ड्यूटी और प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ताकि हम इफेक्टिवली एक ऑब्जेक्टिव को हासिल कर सकें। हम एक सिक्योरिटी वाले आदमी को फाइनेंस में नहीं रख सकते, एक फाइनेंस वाले आदमी को जाके हम नहीं कह सकते आप सेल्स और मार्केटिंग करो, एक सेल्स और मार्केटिंग वाले से नहीं कह सकते आप इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में जाके काम करो। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। तो जिस आदमी के पास जिस चीज़ का एक्सपीरियंस है, जिस आदमी के पास जिस चीज़ की एक्सपर्टाइज है, उसको उस जगह पर डिप्यूट करना ताकि हम काम को एक सही तरीके से इफेक्टिवली और एफिशिएंटली करा सकें। उसके बाद आता है डायरेक्टिंग। जब आपने प्लान कर लिया, आपने ऑर्गेनाइज भी कर लिया और आपने स्टाफिंग भी कर ली, अब होता है कि आपको डायरेक्शन प्रोवाइड करना है कि कौन कौन आदमी ने क्या क्या काम करना है, किस तरीके से काम करना है। आपको जो आपके मैनेजर्स हैं जो डायरेक्शंस दे रहे हैं कि आपको जो इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं उनमें एक लेवल ऑफ मोटिवेशन होना चाहिए ताकि वो अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने सबऑर्डिनेट को, अपने नीचे काम करने वाले को मोटिवेट कर सकें कि भाई ये काम ऐसे ऐसे करना है, इस तरीके से करना है, इतने टाइम फ्रेम में करना है, इन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हुए करना है। तो एक मोटिवेशनल स्किल होनी चाहिए, उनमें ये काबिलियत होनी चाहिए कि वो दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सकें टूवर्ड्स completing their assignment, to complete their assigned duties। ये सब आपका डायरेक्टिंग में आता है। इसके अलावा प्रॉपर कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए कि आपके नीचे जो लोग भी काम कर रहे हैं उनके बीच में और आपके बीच में एक प्रॉपर कम्युनिकेशन हो, आप सही से सामने वाले को काम बता सकें। और जब हम डायरेक्टिंग की बात करते हैं तो उसमें आपको ऊपर से भी इंस्ट्रक्शंस मिल रहे हैं। तो कहने का मतलब है कम्युनिकेशन स्किल इतनी साउंड होनी चाहिए कि आप ऊपर के इंस्ट्रक्शंस को सही से समझ सकें और उसको अपनी लैंग्वेज में, अपने काम के हिसाब से, अपने लोगों के हिसाब से उसको कम्युनिकेट कर सकें। यानी कि साथ में आपको एक कम्युनिकेशन स्किल और एक कोऑर्डिनेशन स्किल भी की ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद जो अगला आता है वो आता है आपका कंट्रोलिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़। प्लानिंग कर लिया आपने, ऑर्गेनाइज कर लिया, स्टाफिंग भी कर ली, डायरेक्टिंग भी कर लिया। अब आपको क्या करना है कि आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन का गोल पता है, तो उस गोल को आपको कैसे अचीव करना है। तो उसके लिए आपको पूरे सिस्टम को कंट्रोल में रखना पड़ता है। कोई भी चीज़ें अनकंट्रोल्ड वे में ना हो। एक अनकंट्रोल्ड वे का मतलब ये हुआ कि आपको मॉनिटर करना पड़ता है कि सब चीज़ें एक सिस्टमेटिक तरीके से हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक कंपनी है, उसमें 4 डिपार्टमेंट है। 4 डिपार्टमेंट में अगर मैं ले लूँगा HR डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सेल्स और मार्केटिंग डिपार्टमेंट। अब इनके ये सारे डिपार्टमेंट्स के अपने अपने काम हैं। ऑब्जेक्टिव एक ही है, जो कंपनी का ऑब्जेक्टिव है, जो गोल है वो एक ही है, लेकिन हर डिपार्टमेंट का काम अपना अपना है। प्रोडक्शन वाले अपने प्रोडक्शन के काम को संभाल रहे हैं, उसमें इंजीनियर्स हैं, उसमें वर्कर्स हैं, उसमें लेबर्स हैं, वो लोग अपना काम कर रहे हैं। फाइनेंस वाले
अपनी जगह पर बैठे हैं, वो फंड्स को एलोकेट कर रहे हैं, फंड्स को संभाल रहे हैं, फंड्स का मैनेजमेंट कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। एचआर वाले अपना काम कर रहे हैं, स्टाफिंग हो गया, लोगों को रिक्रूट करना हो गया, उनकी सैलरीज, उनकी वेजेस, उनके वेलफेयर इश्यूज़, जो भी उनके इश्यूज़ हैं उनको सेटल डाउन कर रहे हैं। सेल्स और मार्केटिंग वाले वो आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट देख रहे हैं, सेल्स का डिपार्टमेंट देख रहे हैं, सामान कहाँ बिकेगा, कैसे बिकेगा, कितना बिकेगा, उसकी सब प्लानिंग करना, उसको ऑर्गेनाइज़ करना, उसको स्टाफ करना और उसको एक्सिक्यूट करना। और सारे डिपार्टमेंट अपना अपना काम अपने अपने तरीके से कर रहे हैं फॉर गेटिंग और अचीविंग द कंपनीज ऑब्जेक्टिव। बट उनके बीच में कोई कंट्रोलिंग नहीं है। अगर कंट्रोलिंग नहीं है तो क्या दिक्कत होगी? अब प्रोडक्शन वाला सामान बनाता जा रहा है विदाउट कंसिडरिंग द फैक्ट कि वो सामान मार्केट में जाके बिक कितना रहा है। पता चला आपका पूरा गोडाउन, पूरा वेयर हाउस सामान से भर गया और उतनी आपकी सेल नहीं है जितना आपने प्रोडक्शन कर डाला। अब आपने मान लीजिए प्रोडक्शन ज़्यादा कर दिया, अब प्रोडक्शन ज़्यादा करने के बाद मटेरियल को कहाँ ले जाएंगे आप, क्या करेंगे? दैट इज़ गोइंग टू बी अ कंप्लीट वेस्टेज। तो कहने का मतलब ये है कि आपके ऊपर एक कंट्रोलिंग होनी चाहिए। कंट्रोलिंग एक बॉडी, एक सिस्टम, एक मैनेजमेंट सिस्टम, एक प्रोसेस, जिससे आप हर डिपार्टमेंट एक दूसरे के इंटर टच में रहे और कंट्रोलिंग में रहे। भाई कितने आदमी रखने हैं वो भी एक कंट्रोल वे होना चाहिए, कितना माल बनना है वो भी एक कंट्रोल वे में बनना चाहिए, कितना पैसा लगना है, कितना पैसा आना है, कितना पैसा जाना है, उसके ऊपर भी एक कंट्रोलिंग होनी चाहिए, कितना माल बेचना है, कितना माल वेयर हाउस में स्टॉक पे रखना है, उसके ऊपर भी एक कंट्रोलिंग होनी चाहिए। हर डिपार्टमेंट का अपना अपना काम है, हर लोग का अपना अपना काम है, बट इन अ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन विथ सही से कंट्रोलिंग के साथ। इसके अलावा कंट्रोलिंग का एक दूसरा जो इम्पोर्टेंट काम होता है कि अगर मान लीजिए कहीं पे कोई डिपार्टमेंट कुछ गलत कर रहा है तो उसको सही से इंस्ट्रक्शंस देना और उसको बताना, भाई आपसे ये गलती हो गई, इसको ऐसे ऐसे आप इम्प्रूव कीजिए। किसी एक इंडिविजुअल आदमी से, एक इंडिविजुअल मैनेजर से, एक इंडिविजुअल वर्कर से अगर कहीं पे कोई गलती हो रही है तो उसको करेक्ट करना, उसको बताना, उसको समझाना कि कहाँ पे क्या गलती हुई है, इसको मत कीजिए वरना ये पूरा प्रोसेस इफेक्टिव हो जाएगा और हम अपने डिज़ायर्ड जो हमारे गोल्स हैं हम उनको अचीव नहीं कर पाएंगे। तो द करेक्शंस भी कंट्रोलिंग का ही एक हिस्सा होता है। तो ये हो गए हमारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन हम मानते हैं या मोस्ट इम्पॉर्टेंस जो पूरे मैनेजमेंट सिस्टम की आप ये मान के चलिए कि अंदर की जान होती है, जिसे हम कहते हैं इसेंस ऑफ मैनेजमेंट, वो है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन is the balancing and keeping together the team by ensuring suitable allocations of tasks to various members and seeing that the tasks are performed with harmony among the members themselves. ये डेफिनेशन हमें ये बताती कि कोऑर्डिनेशन इज़ द बैलेंसिंग एंड कीपिंग टुगेदर द टीम, यानी कि कोऑर्डिनेशन क्या है? एक बैलेंसिंग है, एक सिस्टम को बैलेंस करने का तरीका है कि सब लोगों के बीच में बातें बराबर तरीके से, सबको अपने अपने टारगेट्स, सबको अपनी अपनी ड्यूटीज़, सबको अपने अपने कामों का पता होना चाहिए, आपस में एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, वो एक बैलेंस वे में। कीपिंग टुगेदर द टीम इंश्योरिंग सुटेबल एलोकेशंस ऑफ टास्क, यानी कि सबके पास अपना अपना काम वेल डिफाइंड वे में उनको पता होना चाहिए। सीइंग दैट द टास्क आर परफॉर्म्ड विथ हार्मोनी अमंग द मेंबर्स देमसेल्व्स, जो भी टास्क जिसको दिया गया है, जिन इंडिविजुअल पर्सन्स को दिया गया है, जिन इंडिविजुअल डिपार्टमेंट्स को दिया गया है, वो बहुत ही डिवोशनल वे में और बहुत ही हार्मोनी के साथ उस काम को पूरा करें। ये मैनेजमेंट का एक इसेंस है और वो पूरा कैसे होता है? एक प्रॉपर और एक अच्छे कोऑर्डिनेशन की वजह से। तो अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोऑर्डिनेशन क्या होते हैं? कोऑर्डिनेशन इज़ इंटीग्रेटेड ग्रुप एफर्ट्स। इसका मतलब ये हुआ कि जो कोऑर्डिनेशन है वो कोऑर्डिनेशन एक इंटीग्रेटेड ग्रुप एफर्ट है। ये किसी एक आदमी का काम नहीं है, ये किसी एक आदमी के लिए नहीं है, ये एक ग्रुप एफर्ट है, इंटीग्रेटेड ग्रुप एफर्ट। कोऑर्डिनेशन ग्रुप, इंटीग्रेटेड ग्रुप एफर्ट, पूरे ग्रुप में एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। अदरवाइज सबसे पहले आप एक ग्रुप फॉर्म ही नहीं कर पाएंगे। एक ग्रुप का मतलब एक असाइन ड्यूटी, एक असाइन टारगेट को अचीव करने के लिए आपको अलग अलग तरह के लोग चाहिए होते हैं। टेक्निकल भी चाहिए होते हैं, नॉन टेक्निकल लोग भी चाहिए होते हैं। उनके बीच में अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो वो एक ग्रुप बनेगा ही नहीं। ग्रुप का मतलब जो एक काम सब अलग अलग करेंगे, सबकी ड्यूटीज़ अलग अलग होंगी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उनका ऑब्जेक्टिव एक ही होता है। तो जो एक ऑब्जेक्टिव के लिए एक
कुछ लोगों का समूह काम करता है, उसको हम क्या कहते हैं, ग्रुप कहते हैं। तो इसमें जो है आपका ये ग्रुप एफर्ट्स कोऑर्डिनेशन को इंटीग्रेट करता है, इंटीग्रेशन ऑफ द ग्रुप एफर्ट्स। कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। कोऑर्डिनेशन क्या क्या तय करता है कि जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें एकता हो, उसमें यूनिटी ऑफ एक्शन, उसमें एक समानता हो, यानी कि हम इस तरीके से काम करें कि वो काम हमारे ऑब्जेक्टिव्स, हमारा जो गोल है उसको अचीव करने में प्रॉपर तरीके से हो, ना वो काम कम हो ना वो काम ज़रूरत से ज़्यादा हो। अगर ज़रूरत से ज़्यादा होगा तो ओवरफ्लो कर जाएगा, कम होगा तो लैग कर जाएगा, तो वो एट द एंड ऑफ द डे हमको जो प्रॉपर जो असाइंड हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो लेने में बहुत ही दिक्कत हो जाएगी। तो कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। कौन आदमी क्या क्या काम कर रहा है, किस तरीके से काम कर रहा है, कहाँ कहाँ पर काम कर रहा है, तो ये जो कोऑर्डिनेशन सिस्टम है ये इंश्योर करता है कि सब काम अपने अपने हिसाब से, अपने अपने तरीके से, बिल्कुल सही तरीके से कर रहे हैं। तो ये कोऑर्डिनेशन बैठाने की जिम्मेदारी हमारे मैनेजमेंट की होती है, हमारे मैनेजर्स की होती है। कोऑर्डिनेशन इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। कोऑर्डिनेशन जो है ये कोई एक बार का काम नहीं है, 2 बार का काम नहीं है, 3 बार का काम नहीं है, ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं ये कहूँ कि फाइनेंस डिपार्टमेंट और सेल्स डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन है, बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है, तो इसका ये मतलब नहीं हुआ कि वो कोऑर्डिनेशन सिर्फ एक बार होना है, कि एक बार फाइनेंस डिपार्टमेंट ने कह दिया सेल्स डिपार्टमेंट को भाई ये करो, ऐसे ऐसे करो, इतना हम फंड एलोकेट कर रहे हैं, दैट्स ओवर एंड आउट। नहीं, फाइनेंस और सेल्स डिपार्टमेंट को प्रॉपरली हमेशा एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन में बना रहना पड़ेगा, ताकि कंपनी के डिज़ायर्ड जो गोल्स हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको हासिल किया जा सके। ये कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है, कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस इन बिटवीन द डिपार्टमेंट, इन बिटवीन द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, इन बिटवीन द डिफरेंट पीपल, इन डिफरेंट कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस इन बिटवीन द डिफरेंट हायरार्की। ये पूरा एक सिस्टम, एक फोर्स है जो पूरे सिस्टम को आपको बांध के रखता है, बांध के रखता है। क्यों? क्योंकि हम सब एक दूसरे के साथ डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़े हुए रहते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे पूरी चेन, पूरी टीम का ऑब्जेक्टिव एक ही है। तो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना, उनके बीच में एक प्रॉपर कम्युनिकेशन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कोऑर्डिनेशन इज़ इन ऑल परवेसिव फंक्शंस। कहने का मतलब ये है कि कोऑर्डिनेशन सिर्फ नीचे लोगों में ज़रूरत नहीं है, कोऑर्डिनेशन हर लेवल में ज़रूरत पड़ती है। टॉप मैनेजमेंट और टॉप लेवल मैनेजमेंट और मिडिल लेवल मैनेजमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। टॉप लेवल इटसेल्फ, जो टॉप लेवल के लोग हैं उनके आपस में एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। इसके अलावा टॉप लेवल और मिडिल लेवल के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। मिडिल लेवल और लोअर लेवल या ऑपरेशनल लेवल जो होता है उनके बीच में एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। अगर कंपनी के कुछ गोल्स हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, कुछ पॉलिसीज़ बना रखी हैं, तो वो किसने बनाई है? टॉप मैनेजमेंट ने बनाई है। एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के साथ जब हम उसको कम्युनिकेट करते हैं अपने मिडिल मैनेजमेंट पे, तो वो जिम्मेदारी बन जाती है मिडिल मैनेजमेंट की प्रॉपरली ड्यूटी असाइन करना, डिपार्टमेंट्स को बताना, एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के साथ नीचे उस मैनेजमेंट सिस्टम के साथ कोऑर्डिनेशन बैठाना जिस मैनेजमेंट सिस्टम की, लोअर मैनेजमेंट सिस्टम की ड्यूटी है कि वो लोगों से पूरा काम कराए एक फंक्शनल वे में। तो वो अगर एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो हम डिज़ायर्ड जो हमारा गोल है उसको हम अचीव नहीं कर पाएंगे। कोऑर्डिनेशन इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑल मैनेजर्स। कोऑर्डिनेशन जो है वो किसी एक मैनेजर की जिम्मेदारी नहीं है, वो सारे मैनेजर्स की जिम्मेदारी है। क्यों? सारे मैनेजर्स अगर आपस में एक कोऑर्डिनेशन के साथ करेंगे तभी आप अपना एक डिज़ायर्ड गोल हासिल कर सकते हैं। कोऑर्डिनेशन इज़ डेलिब्रेट फंक्शन। कोऑर्डिनेशन जो है वो आपको करना ही करना है, डेलिब्रेट है, इससे आप बच नहीं सकते। इससे अगर आप बचने की कोशिश करेंगे तो सब चीज़ें बिखर जाएंगी। हर आदमी अपने अपने हिसाब से काम करेगा, अपने अपने लिए काम करेगा, अपने डिपार्टमेंट के लिए काम करेगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो कंपनी का अपना ऑब्जेक्टिव है, अपना गोल है, वो हम प्रॉपरली उसको हम अचीव नहीं कर पाएंगे। राइट? तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर जो हमने पढ़ा था, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, वो कंप्लीट। और इसका जो लास्ट पॉइंट है वो इसमें है कि मैनेजमेंट इन 21st सेंचुरी। अब पहले के टाइम पे जो मैनेजमेंट सिस्टम था क्या वो आज की तारीख में अप्लीकेबल है? नहीं, काफ़ी हद तक नहीं है। बेसिक्स मोर और लेस आर द सेम, बट 21st सेंचुरी का जो मैनेजमेंट सिस्टम है, जो मैनेजर्स हैं, जो उनकी सोच है, जो उनका काम करने का तरीका है, वो बहुत ही ब्रॉड हो चुका है,
जिनका ब्रॉड नहीं हो पाता है, जो ब्रॉड नहीं कर पाते हैं अपने आप को, वो बहुत ही लॉन्ग रन के लिए सर्वाइव नहीं कर पाते। कहने का मतलब ये है कि आज मार्केट एक सर्टेन एरिया में सिकुड़ कर नहीं रह गई, एक सर्टेन रीजन की नहीं रह गई, एक सर्टेन कंट्री की नहीं रह गई। आज जो मार्केट है वो पूरी एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव में हम लोग उसके बारे में बात करते हैं, इंटरनेशनल मार्केट की बात करते हैं। किसी भी टेस्ट और फैशन, किसी भी ट्रेंड की अगर हम बात करते हैं तो वो एक ग्लोबल प्रेजेंस के साथ बात करते हैं। हमारे जो क्लाइंट्स होते हैं, हमारी जो मार्केट होती है, और वो एक सर्टेन रीजन तक फिक्स नहीं है, वो पूरी कंट्री तक फैल चुकी है। कंट्री से फिर आगे हम दूसरी कंट्रीज़ तक पहुंच चुके हैं, यानी कि एक ग्लोबल मार्केट, एक ग्लोबल क्लाइंट्स के साथ हम कर रहे हैं। हमारा जो मैनेजमेंट सिस्टम है वो इस तरीके से हम ड्राफ्ट कर रहे हैं कि हम ग्लोबल मैनेजमेंट सिस्टम के साथ कोप अप कर सकें। 21st सेंचुरी का जो मैनेजमेंट सिस्टम है वो सिर्फ एक सर्टेन रीज़न के बारे में नहीं सोचता, एक सर्टेन रीज़न को कंसिडर करके काम नहीं करता, बल्कि उसको मार्केट में सर्वाइव करना है, लॉन्ग रन के लिए स्टेबिलिटी चाहिए, तो उसको ग्लोबल इन्वायरमेंट में काम करने की अपनी आदत बनानी पड़ेगी, अपने आप को ग्लोबल मार्केट में स्टैंड करना पड़ेगा, ग्लोबल एनवायरनमेंट को कंसिडर करना पड़ेगा अपनी पॉलिसीज़, अपनी स्ट्रेटजीज़ को बनाते हुए। और इसके साथ साथ जिस तरीके से टेक्नोलॉजी डे बाय डे इम्प्रूव होती जा रही है, डे बाय डे और अच्छी और बहुत टेक्निकल होती चली जा रही है, उस हिसाब से अपने आप को, अपने सिस्टम को हमें डायनेमिक बनाना पड़ेगा ताकि हम टेक्नोलॉजी फ्रेंडली हो सकें। ये ज़माना वो ज़माना नहीं है कि जब आपने किसी एक टेक्नोलॉजी को पकड़ लिया और फॉर 25 ईयर्स आप उस टेक्नोलॉजी के साथ सर्वाइव करते चले जा रहे हैं। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। आजकल इन्वायरमेंट बहुत ही डायनेमिक है, टेक्नोलॉजी फ्रेंडली होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने मैनेजमेंट सिस्टम को एक फ्लेक्सिबिलिटी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप टेक्नोलॉजी फ्रेंडली हो सकें। जो भी टेक्नोलॉजी में चेंजेस आ रहे हैं, जो भी टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने सिस्टम को अपग्रेड कर सकें, उस सिस्टम के साथ आप काम कर सकें ताकि आप ग्लोबल मार्केट में अपनी प्रेजेंस शो कर सकें, अपनी ग्लोबल मार्केट में अपने आप को स्टैंड कर सकें। आज स्टेबिलिटी की जब हम बात करते हैं, कम्पिटिटर्स की बात करते हैं, तो सिर्फ नेशनल वाइड कम्पिटिटर्स नहीं है, ये पूरे ग्लोबल कम्पिटिटर्स हैं, ग्लोबल कंपनीज हैं जिनके बीच में आपको अपने आप को खड़ा करना है, अपने सिस्टम को खड़ा करना है ताकि प्रॉपरली एक लॉन्ग रन के लिए आप सर्वाइव कर सकें। ये है हमारा 21st सेंचुरी का मैनेजमेंट सिस्टम। पहले क्या होता था कि पहले प्रोडक्ट कॉन्शियस लोग, प्रोडक्ट बेस्ड मैनेजमेंट सिस्टम होता था। आप कोई भी एक मटेरियल बना दीजिए, कोई भी एक सामान बना दीजिए, उसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं था, मार्केट ग्लोबल नहीं थी, सर्टेन रीजन तक फ्रीज हो चुकी थी, सर्टेन कंट्री के अंदर ही अंदर फ्रीज हुई थी। आपने प्रोडक्ट बना दिया, हमारे पास चॉइस नहीं है रेदर देन टू यूज़ द सेम प्रोडक्ट। पहले कितने वैरायटी के साबुन आते थे, एक या दो तरह के साबुन आते थे, हमारी मजबूरी थी उसी को यूज़ करना। वॉशिंग पाउडर कितने तरीके के आते थे, एक या दो ब्रांड्स आते थे। पहले कोल्ड ड्रिंक्स कितनी आती थी, एक या दो आती थी, हमारी मजबूरी थी उसी को यूज़ करना। मुझे याद है जब हम छोटे हुआ करते थे, तब जब हम घी लेने जाते थे तो तब कहते थे डालडा दे दीजिए। हमको ये नहीं पता था कि डालडा एक वनस्पति घी है, हम कभी ये नहीं पूछते थे आपके पास वनस्पति घी के कितने ब्रांड्स हैं, हम सीधे कहते थे डालडा दे दीजिए, क्योंकि मार्केट में मोनोपोली ले रखी थी डालडा वनस्पति घी ने। तो हम डालडा को ही वनस्पति घी समझते थे। क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई चॉइस नहीं थी। फिर मार्केट ग्लोबल हुई, और भी ब्रांड्स आए, और भी वनस्पति, और भी कंपनीज ने वनस्पति घी बनाना शुरू किया, तो लोगों को पता चला कि अरे डालडा जो है वो घी नहीं, घी तो है लेकिन डालडा एक ब्रांड है, इसके अलावा भी और ब्रांड्स हैं जिसकी तरफ देखा जा सकता है, जिसको लिया जा सकता है। पहले लोगों के पास खाने एडिबल ऑयल के लिए सिर्फ एक चॉइस थी, सरसों का तेल। मार्केट में रिफाइंड तेल नहीं आता था, फिर मार्केट ग्लोबल हुई, रिफाइंड तेल आना शुरू हो गया, तो लोगों को वैरायटी मिल गई, वैरायटी ऑफ ब्रांड्स मिल गए। इसी तरह आपके फैब्रिक में आपको वैरायटी मिली, हर चीज़ में आपको वैरायटी मिली जब मार्केट आपकी ग्लोबल हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि पहले की जो मार्केट थी वो प्रोडक्ट कॉन्शियस थी, आज की मार्केट कंज्यूमर कॉन्शियस है। 21st सेंचुरी की जो मार्केट है वहाँ पे कंपनीज वो नहीं बना रही जो उनको बेचना है, बल्कि वो बना रही हैं जो कंज्यूमर की डिमांड है, जो कंज्यूमर की इच्छा है, जो कंज्यूमर का टेस्ट है। पहले ये चीज़ें कंपनी कंसिडर नहीं करती थी। क्यों? क्योंकि लोगों के पास चॉइस नहीं होती थी, जो मिला उसी को यूज़ करो। आज ऐसा नहीं है, आज हम कंज्यूमर की तरफ देख के ही अपने प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं। कंज्यूमर की जो डिमांड है, कंज्यूमर की जो एक्सपेक्टेशंस है, उसके हिसाब से हम मार्केट में अपनी टेक्नोलॉजी लाते हैं, टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करते हैं, और उस हिसाब से हम अपने प्रोडक्ट को अपग्रेड करके मार्केट में रखते हैं ताकि हम
कंज्यूमर की इच्छा को, कंज्यूमर के टेस्ट को हम सही से पहचान सकें और अपनी मार्केट प्रेजेंस बना सकें, अपने लिए एक प्रॉपर जगह बना सकें। वरना ग्लोबल एनवायरनमेंट है, इतने ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं, इतने ज़्यादा ब्रांड्स हैं, इतनी ज़्यादा कंपनीज़ हैं कि कब हम मार्केट से बाहर हो जाएंगे हमें पता ही नहीं चलेगा। इसलिए आज जो मार्केट है वो कंज्यूमर बेस्ड है, जो मैनेजमेंट सिस्टम है वो कंज्यूमर बेस्ड है। ग्लोबल सोच के साथ, ग्लोबल टेक्नोलॉजी के साथ, ग्लोबल प्रेजेंस हमें अपनी रखनी है। सिर्फ एक सर्टेन रीजन तक सीमित रह के हम लॉन्ग रन में इस 21वीं सेंचुरी में सर्वाइव नहीं कर सकते। तो आज इस चौथे वीडियो में हमारा फर्स्ट चैप्टर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट फॉर क्लास 12 एंड होता है। इसके अलावा अगर आपकी कुछ क्वेरीज हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप हमको लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। हैव अ नाइस टाइम, हैव अ नाइस डे, बाय।